Next, we are talking fiscal policy. So let us see first of all, in this policy, what happens is the government applies different policies to accomplish the economic goals such as rapid economic growth. जैसे हमें पता है गवर्नमेंट अपनी डिफरेंट पॉलिसीज अप्लाई करती है और मेन ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का टू अकम्प्लिश और टू गेट इकोनॉमिक ग्रोथ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, प्राइस स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। ये हमारे गवर्नमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि पूरी कंट्री में ग्रोथ होनी चाहिए, पॉवर्टी रिड्यूस होनी चाहिए, इनकम और वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, प्राइस और एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए लोगों को और ग्रोथ बैलेंस होनी चाहिए। में सभी जो भी रीजन्स होते हैं जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो उसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जिसको कहते हैं द बजटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज एन इम्पोर्टेंट टूल टू इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके लिए गवर्नमेंट हर साल अपना एक बजट बनाती है, तो उसको हम कहते हैं बजटरी पॉलिसी। उसमें गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है कि एक तरीके से वो टूल है जिसके थ्रू हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं पूरी कंट्री में। और फिर कंट्री विच इंक्लूड्स, अब उस बजटरी पॉलिसी में क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं जो हम कंसिडर करते हैं, जैसे टैक्सेशन की क्या पॉलिसी होंगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर करती है, पब्लिक डेट गवर्नमेंट ने कहाँ से मनी को बोरो करना है, एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है प्रिंटिंग ऑफ मोर करेंसी नोट्स है एज कम्पेयर टू रिजर्व्स। रिजर्व्स कम है हमारे पास बट हम करेंसी के नोट्स ज़्यादा प्रिंट करते हैं, उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। और इन सबका ऑब्जेक्टिव है टू ब्रिज द गैप बिटवीन पब्लिक रिसीट्स एंड पेमेंट एंड जिसे कहा जाए जो फिस्कल पॉलिसी। ये जो बजटरी पॉलिसी है जिसमें सब कुछ आता है, टैक्सेशन है, डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये हमारी है फिस्कल पॉलिसी। उसमें जब देखते हैं शॉर्ट में इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी इज ए पॉलिसी अंडर विच द गवर्नमेंट यूजेज इट्स एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू प्रोग्राम्स टू प्रमोट द नेशनल इनकम प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो एक तरीके से ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की पॉलिसी होती है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ से आएगा और एक्सपेंडिचर कहाँ करना है, एंड सो एज टू प्रमोट नेशनल इनकम आपकी इंक्रीज होनी चाहिए, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट, जिसे कहा गया फिस्कल पॉलिसी। Thus, fiscal policy involves the use of government spending, taxation, and borrowing to influence both the pattern of economic activity and level of growth or aggregate demand, output, and employment. तो एक तरीके से फिस्कल पॉलिसी का पर्पज है कि हमने पूरी कंट्री में डिमांड, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना है। So next we have objectives of fiscal policy. So major objectives of fiscal policy are as follows. तो नंबर 1 क्या है, टू इंक्रीज लेवल ऑफ एग्रीगेट सेविंग। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस तरीके की पॉलिसी होनी चाहिए कि सेविंग्स हमारी इंक्रीज हो रही हैं, वो मैक्सिमाइज द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट। कैपिटल की फॉर्मेशन होती है कि हम प्लांट या मशीनरी में, बिल्डिंग्स में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे ग्रोथ होती है। एंड थर्ड ये टू रीएलोकेट रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी टू मोर प्रोडक्टिव एंड सोशली डिजायरेबल यूजेज। फोर्थ है टू प्रोटेक्ट इकोनॉमी फ्रॉम इन्फ्लेशन सो एज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है ताकि प्राइस में स्टेबिलिटी रहे आपकी। एंड टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनक्वालिटी के वेल्थ, इनकम एंड कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स में इनक्वालिटी को रिमूव करना है। टू प्रोवाइड फुल एम्प्लॉयमेंट एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू पीपल, टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड टू रिमूव रीजनल इम्बैलेंसिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये हमारे मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं फिस्कल पॉलिसी के। तो इट मीन्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी में वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, तो ये हर कंट्री के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। एंड इन केस ऑफ डेवलप्ड नेशंस द स्टेबिलिटी एंड इक्वालिटी आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स, व्हाइल इन केस ऑफ डेवलपिंग नेशंस द इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स। तो जो कंट्री डेवलप हो चुकी हैं उनको कहते हैं डेवलप्ड नेशंस, उसमें है कि स्टेबिलिटी एंड इक्वालिटी आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। और जो डेवलप हो रही हैं डेवलपिंग नेशन जिसे कहते हैं, उसमें है कि हमें ग्रोथ मिलनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होनी चाहिए एंड इक्विटी मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब आते हैं कि जो फिस्कल पॉलिसी जो है तो इस ये दो तरीके से चलती है। एक तो होता है ऑटोमेटिकली कि हम इस तरीके का सिस्टम बनाते हैं कि हमारी इकोनॉमी में कंट्रोल बना रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे।
उसको कहते हैं ऑटोमेटिक और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी फिस्कल पॉलिसी। तो देखते हैं, और एक होती है नॉन ऑटोमेटिक। तो पहले हम देखते हैं ऑटोमेटिक मीन्स नॉन डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी इंक्लूड्स बिल्ट इन फिस्कल मैकेनिज्म। तो इस तरीके के ये मेथड्स होते हैं जो बिल्ट इन होते हैं, ठीक है ना, ऑटो बिल्ट हैं, दैट ऑपरेट ऑटोमेटिकली टू रिड्यूस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस साइकिल। तो एक्चुअली क्या होता है, हर कंट्री में बिजनेस साइकिल होता है। बिजनेस साइकिल की फेजेज होती है ना, हाईएस्ट फेज होती है कि बूम चल रहा है मार्केट में, एक होती है लोएस्ट फेज जिसको डिप्रेशन कहते हैं या रिसेशन है। तो बूम में क्या होता है, अच्छे आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, प्राइस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, वो एक्सपेंशन उसको हमने रिड्यूस करना है, उसको एक एक्सपेंशन स्टेज में आ गए हैं हम। डिप्रेशन में क्या, कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में आ गए हैं हम। तो हमारी डिमांड बहुत कम हो गई है, इनकम कम हो गई है, उसको हमने इम्प्रूव करना होता है। तो यही फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है। तो इट मीन्स इन automatic fiscal policy, the tax policy and expenditure pattern are so framed that taxing and government expenditure automatically changes with the change in national income। लेकिन जब बूम चल रहा है जिसमें इनकम ज़्यादा है, तो हमारी टैक्स की पॉलिसी और एक्सपेंडिचर पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की इस तरीके से होगी कि अपने आप इनकम आपकी रिड्यूस हो जाए। इसी तरीके से जब डिप्रेशन है, इनकम कम हो गई है लोगों की, तो टैक्स पॉलिसी और एक्सपेंडिचर पॉलिसी इस तरीके की होगी कि आपकी ऑटोमेटिकली हमारी इनकम बढ़ जाए लोगों की। तो ये उसको कहते हैं ऑटोमेटिक फिस्कल पॉलिसी। द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी ड्यूरिंग रिसेशन एंड बूम फेज ऑफ बिजनेस साइकिल ये एक्सप्लेन इन बिलो। अब ये दोनों फेजेज में हमने एक्सप्लेन किया है कि ऑटोमेटिक प्रोसेस क्या होता है। तो पहला है जैसे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन कैसे करनी है ड्यूरिंग रिसेशन में। तो रिसेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग रिसेशन इनकम्स आर रिड्यूस्ड विच वुड रिजल्ट इन लोअर टैक्स पेमेंट एज वेल एज ए लोअर टैक्स रिफंड। इनकम रिड्यूस हो गई है लोगों की, तो टैक्स कम पे करेंगे वो गवर्नमेंट को, क्योंकि इनकम नहीं है, रिफंड भी टैक्स का कम आएगा। इट मीन्स द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ट्रांसफर पेमेंट लाइक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। तो उस केस में गवर्नमेंट अब एक्सपेंडिचर अपना इंक्रीज करती है, जैसे आपको अनएम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट दे रही है, तो एक तरीके से वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो वो जब मनी लोगों को मिलेगी उनकी इनकम बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से रिसेशन हमारा कंट्रोल होगा। तो these two together provide a proportionately more disposable income available for consumption spending to household। तो इट मीन्स ये जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं ये इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज जो ट्रांसफर पेमेंट हो रही है, उससे क्या होगा आपका, और एक टैक्सेशन पॉलिसी है जो जो टैक्स हमारे रिड्यूस हो गए हैं, उससे बिल्ड टू टूगेदर तो दोनों चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, ये प्रोवाइड प्रपोर्शनेटली मोर डिस्पोजेबल इनकम अवेलेबल फॉर कंजम्पशन स्पेंडिंग टू हाउस होल्ड। उससे फिर लोगों को इनकम ज़्यादा बचेगी और वो ज़्यादा उसको यूज़ करेंगे, तो आपका जो रिसेशन है वो कंट्रोल हो जाएगा। ऐसे आता है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन ड्यूरिंग बूम फेज, जब है आपकी बिजनेस साइकिल की। तो ड्यूरिंग बूम व्हाट हैपेंस व्हेन एन इकोनॉमी एक्सपेंड्स एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इंक्रीजेज विद प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेज। तो उसमें गवर्नमेंट का टैक्स भी इंक्रीज हो जाता है, तो पीपल पे हायर टैक्सेज विच, तो उससे क्या होता है, पीपल टैक्स ज़्यादा पे करते हैं विच रिड्यूसेज डिस्पोजेबल इनकम रिजल्टिंग इन लोअर कंजम्पशन एंड एग्रीगेट डिमांड। तो बूम में जब कोई इनकम ज़्यादा है लोगों की और उनकी जो स्पेंडिंग पावर है वो ज़्यादा है, तो उसको रिड्यूस करना है हमने, ताकि बूम की फेज हमारी कंट्रोल हो जाए। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का सिस्टम अप्लाई करती है। उससे पीपल ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, उससे उनकी इनकम कम हो जाती है और डिमांड और कंजम्पशन भी उनकी कम हो जाएगी। तो बूम की फेज जो है वो कंट्रोल हो जाती है। इट मीन्स ड्यूरिंग एक्सपेंशन अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स, जैसे जैसे एक्सपेंशन होगी अनएम्प्लॉयमेंट फॉल होती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स फॉल्स एंड विद लोअर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन्फ्लेशन गेट्स कंट्रोल टू ए सर्टेन एक्सटेंट। तो एक्सपेंशन की फेज है बूम में, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो था ट्रांसफर पेमेंट्स अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वो भी फॉल कर जाएगा। इसलिए तो इतनी जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर लो होगा तो उससे इन्फ्लेशन जो है वो आपका कंट्रोल में आ जाएगा। Thus, the built-in stabilizers automatically remove spending from the economy to reduce demand, pull inflationary pressure, and further expansionary situation और stimulation। तो इस तरीके से जो हमारे ये स्टेबलाइजर्स हैं, ये हमारी इकोनॉमी की जो स्पेंडिंग है वो रिड्यूस करते हैं और इससे जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है।
Thus, the automatic stabilizers limit the increase in disposable income during expansionary phase and limit the decrease in disposable income during contraction phase of a business cycle. फिर आते हैं डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी। ये होती है जो ऑटोमेटिक नहीं है। तो इट मीन्स डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी फॉर स्टेबलाइजेशन रेफर टू डेलिब्रेट पॉलिसी एक्शन ये गवर्नमेंट एक्शन होते हैं ओनली पार्ट ऑफ गवर्नमेंट टू चेंज द लेवल्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेज टू इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइसेज। उसमें गवर्नमेंट कुछ मेजर्स अप्लाई करती है, उसको कहते हैं डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी कि जिस तरीके से हम अपनी नेशनल इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट को प्राइसिंग को कंट्रोल कर सकें। तो अब देखते हैं जीडीपी की डेफिनेशन में कीजिए ग्रोथ सेमेस्टर प्रोडक्ट इंक्लूड्स ऑफ फ्लोइंग एक्सपेंडिचर। जीडीपी की डेफिनेशन की जीडीपी इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। Which means that GDP is the value of all final goods and services produced in an economy during a given period of time, consisting of private consumption, private investment, government expenditure, that is purchase of goods and services by government, G, and net export, which is NX, export minus import. ये हम कर ही चुके हैं नेशनल इनकम में भी। द गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स नेशनल इनकम जीडीपी बाय कंट्रोलिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डायरेक्टली and influencing consumption, investment, and net export indirectly through change in taxes, transfer payments, and expenditure. So government influences the economy by changing the level and types of taxes. तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टैक्सी को कम ज़्यादा कर सकती है अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, बूम या रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए। द एक्सटेंट एंड कंपोजिशन ऑफ स्पेंडिंग एंड क्वांटिटी एंड फॉर्म ऑफ बोरोइंग। ये है आपके डेलिब्रेट या जिसको कि डिस्क्रिशनरी स्टेबलाइजर से गवर्नमेंट टैक्सेशन को चेंज करेगी, अपनी स्पेंडिंग जो एक्सपेंडिचर करना है उसको चेंज करेगी और अपनी जो बोरोइंग है उसको भी अपना चेंज कर सकती है, कम ज़्यादा कर सकती है। तो इस तरीके से आप देखते हैं इंस्ट्रूमेंट्स क्या है आपके फिस्कल पॉलिसी के जो मेन है उसको कहते हैं टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी आर क्या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो एक तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट के टैक्सेज हैं, पब्लिक डेट जो गवर्नमेंट बोरो करती है एंड गवर्नमेंट का बजट है एज ए डिस्कस बिलो। तो चार हमारे मेन टूल्स हैं फिस्कल पॉलिसी के। तो फर्स्ट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर consists of expenditure towards consumption, investment and transfer payments है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से इंक्लूड करंट एक्सपेंडिचर to meet day-to-day running of the government. Then capital expenditure in the form of investment in equipment and infrastructure, for example expenditure on public works। पब्लिक वर्क्स हैं जैसे रोड्स की कंस्ट्रक्शन करनी है उसके ऊपर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है। ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड रिलीफ एक्सपेंडिचर सब्सिडी पेमेंट्स ऑफ वेरियस टाइप्स एंड अदर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस देती है गवर्नमेंट या आपको प्रोविडेंट फंड की पेमेंट है, पेंशन है। तो ड्यूरिंग रिसेशन क्या करती है, अब देखो रिसेशन होता है जब हमारी ग्रोथ कम हो रही है, डिमांड कम है, तो गवर्नमेंट मेक्स एक्सपेंडिचर ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज परचेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू जनरेट इनकम टू लेबर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाती है अपना तो वही पैसा लोगों को मिलेगा, लेबर क्लास को, उससे उनकी इनकम जनरेट होगी लेबर क्लास की। एंड these incomes are spent on purchase of consumer goods which increase डिमांड। फिर वही लेबर जो है अब उस पैसे को कंज्यूम करेंगे, उससे डिमांड बढ़ेगी, लीडिंग टू एक्सपेंशन इन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। उससे जो प्रोड्यूसर या कंपनीज हैं वो और ज़्यादा एक्सपेंशन करेंगी प्रोडक्शन में और उससे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगी और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। इट मीन का पब्लिक स्पेंडिंग जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज यूज एज ए टूल इन डिप्रेशन एंड बूम एंड जो फॉलोइंग। अब मैंने दोनों पेजेज में मेंशन किया है डिप्रेशन में क्या होता है। द पब्लिक स्पेंडिंग ड्यूरिंग डिप्रेशन में भी पंप प्राइमिंग एंड कंपनसेटरी स्पेंडिंग। दो तरह की स्पेंडिंग होती है। पंप प्राइमिंग क्या है, pump priming involves a one-shot injection of government expenditure into a depressed economy with the aim of boosting business confidence and encouraging large private investment to bring about permanent recovery from a slump। इसमें गवर्नमेंट एक ही बार में ना बहुत सारा लमसम एक्सपेंडिचर कर देती है ताकि उससे इनकम मिले लोगों को, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और एक हमारी रिकवरी आ जाए। एक होती है कंपनसेटरी स्पेंडिंग, ये कैरीज आउट विद द ऑब्वियस इंटेंशन टू कंपनसेट फॉर द डेफिशिएंसी इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इसमें हम देखते हैं कि प्राइवेट जो कंपनी है वो इन्वेस्ट नहीं कर रही है ज़्यादा क्योंकि डिप्रेशन चल रहा है, तो सिर्फ उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर करके उसका नाम है कंपनसेटरी स्पेंडिंग।
अच्छा बूम फेज में आ गई है वहाँ। ड्यूरिंग एक्सपेंशन फेज, इसको एक एक्सपेंशन फेज आल्सो, व्हेन देयर इज फियर ऑफ इन्फ्लेशनरी राइज इन प्राइस। बूम में क्या होता है, डिमांड क्या क्या है, प्राइस बढ़ जाता है, जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं। द गवर्नमेंट विल रिड्यूस हिज स्पेंडिंग, अब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम कर देगी। तो जब वो एक्सपेंडिचर नहीं करेगी गवर्नमेंट, लोगों को इनकम कम मिलेगी, तो उससे उनकी डिमांड कम हो जाएगी। इट मीन्स रिड्यूस द इनकम्स ऑन अकाउंट ऑफ डिक्रीज द पब्लिक स्पेंडिंग हेल्प्स टू एलिमिनेट एक्सेस एग्रीगेट डिमांड। उससे आपकी एक्सेस डिमांड जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी। द चेंज इन नेशनल इनकम जीडीपी में बी डिटर्मिन विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर एट बिलो। अब आता है कि जब गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग करके एक्सपेंडिचर करके उसके नेशनल इनकम में कितने टाइम्स चेंज आता है। हमने कीन्स थ्योरी में किया था मल्टीप्लायर टाइम्स, एक मल्टीप्लायर होता है। तो इसी तरीके से यहाँ भी एक फार्मूला है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग का मल्टीप्लायर देखो क्या है, उसको के जी से डिनोट कर रहे हैं, वो होता है 1/1 माइनस एम पी सी। एम पी सी वही मार्जिन प्रोपेंसिटी कंज्यूम कितनी है गवर्नमेंट की। फिर चेंज इन जीडीपी क्या इसका फार्मूला आएगा, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग का मल्टीप्लायर कितना है जो आपने ऊपर निकाला है, इनको करके फिर आप चेंज इन गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, वहाँ हम करके ना मीन्स में चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर है चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें चेंज इन जीडीपी इज इक्वल टू के जी है गवर्नमेंट का मल्टीप्लायर इनटू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये एक तरीके से हो गया चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इस फार्मूले के बेस पे एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये। तो ये था हमारा फर्स्ट जो था मेथड आपका, जिस बार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। अब आते हैं सेकंड है आपका टैक्सेज एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ये सिंपल है, ड्यूरिंग रिसेशन एंड डिप्रेशन लोगों की इनकम कम है तो गवर्नमेंट टैक्स रिड्यूस कर रही है ताकि लोगों की इनकम ज़्यादा मिल जाए अब उनके हैंड्स में। The tax policy framed to encourage private consumption and investment, lower taxing leaves higher disposable incomes with people inducing higher consumption and investment। ठीक है, तो अब हमने गवर्नमेंट ने क्या करना है, लो टैक्स कर देना है अपना डिप्रेशन में, तो उससे हमारी कंट्रोल हो जाएगा। बट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन new taxes can be levied and the rates of existing taxes are raised to reduce disposable income। इसमें लोगों की इनकम पहले ज़्यादा है, इन्फ्लेशन है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम टैक्सी को इंक्रीज कर देंगे या नए टैक्सी लगा देते हैं। एंड टू वाइप ऑफ द सरप्लस परचेजिंग पावर, और लोगों की जो परचेजिंग पावर है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं। वाइप ऑफ मतलब उसको एलिमिनेट कर देते हैं मार्केट से। थर्ड पॉलिसी है पब्लिक डेट एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। पब्लिक से मनी बोरो कर रखी है गवर्नमेंट या पब्लिक को में इन्वेस्ट कर रखी है। देखते हैं, पब्लिक डेट मीन्स बोरोइंग बाय गवर्नमेंट एट टैक्स की रीपेमेंट। तो बोरोइंग करनी है या उसको वापस करना है पैसे को। पब्लिक डेट मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल। when the government borrow from its own people in the country it is called internal debt, and when the government borrow from outside sources it is called external debt। borrowing from the public through the sale of bonds and security curtails the aggregate demand in economy। तो जब गवर्नमेंट बोरो करेगी ना मनी, वो अपने बॉन्ड्स या सिक्योरिटी इशू करती है, तो लोगों का पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाता है, तो उससे लोगों की जो इनकम है वो कम रह जाएगी उनके हैंड में, तो उससे आपकी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो ये हम अप्लाई करते हैं जब एक्सपेंशन फेज चल रही है, आपकी बूम की फेज है। अच्छा देखिए, अब आपकी है रीपेमेंट ऑफ डेट्स। अब डिप्रेशन चल रहा है, लोगों के पास मनी कम है, तो गवर्नमेंट ने जो लोन लिया था लोगों से वो वापस कर रखी है ताकि वो पैसा वापस लोगों को मिल जाए। उसका नाम है रीपेमेंट ऑफ डेट बाय गवर्नमेंट से इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। तो लोगों को ज़्यादा पैसा मिलेगा, मनी अवेलेबल होगी इकोनॉमी में, एंड इट विल इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। तो उससे फिर आपका जो है ये डिप्रेशन के फेज में होता है तो वो कंट्रोल हो जाएगा। तो फोर्थ हमारा इंस्ट्रूमेंट है बजट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो बजट क्या होता है, बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यूज अर्न फ्रॉम टैक्सेज एंड अदर सोर्सेज एंड एक्सपेंडिचर्स मेड बाय नेशंस गवर्नमेंट इन ए ईयर। गवर्नमेंट हर साल अपना एक बजट बनाती है जिसमें वो बताती है कि हमें कितनी इनकम आई है टैक्सेस से और कितनी या अदर सोर्सेज है और हमारा कितना एक्सपेंडिचर है। तो जब इनकम ज़्यादा होती है एक्सपेंडिचर से, वो होता है सरप्लस बजट। और सरप्लस बजट राइए मैंने गवर्नमेंट कलेक्ट्स मोर टैक्सेस देन इट स्पेंड्स। तो एक है कि नेगेटिव नेट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड। तो सरप्लस का मतलब है गवर्नमेंट के पास टैक्स ज़्यादा आया है, पैसा ज़्यादा आ गया, तो लोगों के पास पैसा कम रह गया है। तो इसका क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है डिमांड के ऊपर। सिंस लीकेज एक्सीड इंजेक्शन थी, लीकेज होता है जो लोगों ने पैसा दे दिया गवर्नमेंट को, वो लीक हो गया है, और जो गवर्नमेंट ने दिया लोगों को इंजेक्शन, ठीक है, वो आपका कम है।
तो एंड कंट्रोल्स इन्फ्लेशन ड्यूरिंग बूम फेज, तो इससे हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है ड्यूरिंग बूम फेज में सरप्लस बजट से। डेफिसिट बजट है, इट अराइजिंग व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन द टैक्स रेवेन्यू कलेक्टेड। इट हैज ए पॉजिटिव नेट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड। अब गवर्नमेंट को मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है, टैक्स की इनकम कम आ रही है, तो वो पैसा किसको मिलेगा? पब्लिक को। तो ये पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा एग्रीगेट डिमांड के ऊपर एंड इट विल कंट्रोल डिफ्लेशन ड्यूरिंग डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में क्या है, आपका प्राइस कम है तो वो उसको कंट्रोल करेगा। अब आते हैं किस टाइप्स की होती है फिस्कल पॉलिसी। ये हमने देखे 4 इंस्ट्रूमेंट्स थे फिस्कल पॉलिसी है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक नंबर 6 है टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। The fiscal policy of the government influences the economy through taxation, expenditure, and borrowing. The essence of fiscal policy is that it aims to achieve the following two objectives. तो दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं फिस्कल पॉलिसी के। फिस्कल पॉलिसी aims to control excessive aggregate spending during inflation or when there is excessive level of utilization of resources। तो बूम फेज में जब इन्फ्लेशन है तो हमने जो एक्सेसिव डिमांड है एग्रीगेट स्पेंडिंग है उसको कंट्रोल करना है। एंड फिस्कल पॉलिसी एम्स टू कंपनसेट द डेफिशिएंसी इन इफेक्टिव डिमांड, और जो डेफिशिएंसी है उसको भी हमने कंपनसेट करना है इफेक्टिव डिमांड की बाय बूस्टिंग एग्रीगेट स्पेंडिंग ड्यूरिंग डिफ्लेशन। ये हो गया जब डिप्रेशन चल रहा है। तो व्हेन द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ये लेस है, इसमें रिसोर्सेज हमारे कम यूज हो रहे हैं और ऊपर वाले में एक्सेस यूज हो रहा था रिसोर्सेज का। तो इन दोनों चीज़ों का हमने बैलेंस करना होता है फिस्कल पॉलिसी में कि ना ही बूम हो ना ही रिसेशन हो, स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। तो क्या देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, नेमली एक हो गया एक्सपेंशनरी और दूसरी है कॉन्ट्रैक्शनरी टू करेक्ट द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय बिजनेस साइकिल इनस्टेबिलिटी एज एक्सप्लेन्ड बिलो। तो दो तरह की पॉलिसी होगी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी है जो डिप्रेशन में काम आएगी, कॉन्ट्रैक्शनरी है जो बूम में काम आएगी, वो रिड्यूस करेगी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूम में। तो फर्स्ट पॉलिसी है देखो आप, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। Expansionary fiscal policy is designed to stimulate the economy during contractionary phase of a business cycle by increasing। ये जब contractionary phase चल रही है ना, डिप्रेशन चल रहा है, तो उसमें काम आती है। तो उसका पर्पज है to increase aggregate expenditure and aggregate demand through an increase in all types of government spending और decrease in taxes। तो उसके लिए गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज करती है या टैक्सी को रिड्यूस करती है, उससे फिर डिमांड बढ़ती है हमारी इकोनॉमी में। This is called expansionary fiscal policy is applied to fill the recessionary gap. Recessionary gap occurs when aggregate demand is not sufficient to create conditions of full employment. So in such a case, the government intervenes through an expansionary fiscal policy to combat recession. Combat होता है to control recession. The following figure illustrates the operation of expansionary fiscal policy. तो डायग्राम से देखते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी फॉर कम्बैटिंग रिसेशन। तो देखो रियल जीडीपी हमने दिखाई है एज y1 लेवल लाइज बिलो द नेचुरल लेवल विच इज y2 रिप्रेजेंटिंग लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी। तो कह रहे हैं हमारी y1 हमारी इनकम है, y1 पे देखो जो डिमांड है वो 81 है और जो सप्लाई है एस ये है शॉर्ट रन सप्लाई, ये है एस1। तो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है P1, ये प्राइस है और आपकी जो एग्रीगेट इनकम है OY1 है। एंड जो तीन सी थ्योरी प्रोवाइड्स दैट गवर्नमेंट शुड इंक्रीज एक्सपेंडिचर टू कॉज ए शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड। अब गवर्नमेंट को कुछ एक्सपेंडिचर करना चाहिए ताकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए। अब देखो एगी हमने शिफ्ट कर दी अपनी AG1 से AG2 पे चली गई, ये हमने शिफ्ट कर दी, इट मीन इसके लिए हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। तो अब देखो ये सप्लाई है कि वही है एस1, तो आपका जो प्राइस लेवल वो इंक्रीज हो जाएगा और अगर आपका आउटपुट रियल जीडीपी भी आपकी इंक्रीज हो गया Y2। It means government should increase expenditure to cause a shift in aggregate demand curve to the right from AG1 to AG2. To meet growing demand, firm would produce more output by hiring more workers. This will have the effect of reducing unemployment in the economy. तो अब देखो इनकम नेशनल इनकम बढ़ेगी, Y1 से Y2 होगी, तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी आपकी, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगी। The government may incur a budget deficit by spending more than its current receipts, but the increase in government expenditure will depend on size of multiplier, which depends upon marginal propensity to consume. Any increase in expenditure has a multiplier effect on aggregate demand. तो जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तो जिससे इनकम बढ़ रही है Y1 Y2, तो हमने डिमांड बढ़ाई AG1 से AG2, तो
तो ये हो गए मल्टीप्लायर टाइम्स आपकी इनकम इंक्रीज होगी। द डेफिसिट बजट में बी फाइनेंस के इधर थ्रू बोरोइंग और थ्रू मोनिटाइजेशन। देखिए आपका डेफिसिट है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, अब जो आपने एक्सपेंडिचर करना है क्योंकि उससे डेफिसिट बढ़ेगा, तो उसको लिए आपने फाइनेंसिंग कहाँ से करनी है? क्रिएशन ऑफ एडिशनल मनी टू फाइनेंस एक्सपेंडिचर। तो मोनिटाइजेशन मतलब है आप ज़्यादा करेंसी नोट्स को प्रिंट करेंगे, हम डेफिसिट फाइनेंसिंग जिसे कहते हैं, तो उसके थ्रू फिर आप अपना एक्सपेंडिचर कर सकती है गवर्नमेंट। तो सरीखा अपने फ़ायदा क्या हुआ है हमारा? डिमांड बढ़ गई है और डिमांड को बढ़ा जो बढ़ जाएगी उससे सप्लाई बढ़ानी पड़ी हमारी, तो इनकम आउटपुट हमारा इंक्रीज हो गया है। तो प्राइस लेवल जो डिमांड पे बढ़ने से ये पी2 हो गया था। जब सप्लाई बढ़ाई आपने SA1 से लेके SA2 तक, तो आपने देखा कि ये वापस हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया है, जैसे SA2 और AD2 के ऊपर। तो जिसमें ये P1, तो वापस आपका प्राइस है P1 आ गया। और यदि आप अपनी डिमांड सेम रखते हैं, राइट, तो आपकी जो लॉन्ग रन में है LAS हो जाएगी, लॉन्ग रन में सप्लाई कांस्टेंट हो जाएगी, डिमांड आपकी एक ही वन है, तो प्राइस आपका रिड्यूस हो जाएगा विच इज पीछे। तो सेकंड आती है वो हमारी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। ये क्या ड्यूरिंग बूम फेज में, अब इकोनॉमी ग्रो कर गई है, आउटपुट में डिमांड ज़्यादा है, प्राइसेस ज़्यादा है, अब इसको कंट्रोल कैसे करें? So contractionary fiscal policy is used during an inflationary phase of a business cycle to control inflation by decreasing aggregate expenditure and aggregate demand through a decrease in all types of government spending or an increase in taxation। तो एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करने के लिए अब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग रिड्यूस करेगी, उससे इनकम नहीं मिलेगी लोगों को, या अपना वो टैक्स इंक्रीज करेगी। So it means when aggregate demand rises beyond the potential output, which is called production and full employment of its resources, it is a phase of a boom which creates inflationary gap that brings about rise in prices. Contractionary fiscal policy refers to policy of government to curtail aggregate demand and the level of economic activity so as to eliminate an inflationary gap। तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब है कि गवर्नमेंट ने अपनी एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करना है एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी रिड्यूस करना है सो एज टू एलिमिनेट एंड इन्फ्लेशनरी गैप, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। तो दिस कैन बी अचीव्ड बाय एनी ऑफ द फ्लोइंग मेथड्स। उसके ये मेथड्स हैं। पहला मेथड, डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग रिड्यूस करेगी, स्पेंडिंग मीन्स एक्सपेंडिचर, which is decrease in government spending, the total amount of money available in the economy is reduced, which reduces aggregate demand and price level। Second है increase in personal and corporate taxes increase कर दो, and increase in personal income taxes reduces disposable income leading to fall in consumption, spending, investing, aggregate demand। तो उससे भी आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। या फिर कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी, दोनों। द गवर्नमेंट में आल्सो अप्लाई ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंक्रीज इन टैक्सेस टू एलिमिनेट इन्फ्लेशनरी गैप। उसको भी देखते हैं डायग्राम से। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी फॉर कम्बैटिंग इन्फ्लेशन। तो as a real GDP rises to Y1 with 81 level above its natural level Y, the prices is also rise। तो आप लोग को नेचुरल लेवल लॉन्ग टर्म में आपका Y है, बट एक्चुअल में 81 है अब आपकी जिस्मन, ये 81 डिमांड है, और ये आपकी SA1 ये सप्लाई कर्व है। तो आपका जो एक्चुअल इनकम लेवल है वो है OY1। ये हायर है जो हमारा इक्विलिब्रियम होना चाहिए लॉन्ग टर्म में, OY से ज़्यादा इनकम चल रही है। तो इट मीन्स जहाँ शॉर्ट SAS कर्व जो है ये है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। तो SAS जो कर्व शिफ्ट फ्रॉम SAS1 टू SAS2, तो आपकी जो SAS1 है ये आपकी शिफ्ट हो गई है, अब आपकी सप्लाई हमने रिड्यूस कर दी है। तो एज ए रिजल्ट द प्राइस लेवल गोज अप फ्रॉम P3 टू P2। पर उससे क्या होगा, प्राइस आपका P3 जो तो पहले चल रहा था हमारा, P3 से P2 हो गया, प्राइस आपका राइज हो गया है, prompting an increase in wages and other resource prices। The government applies contractionary fiscal policy to reduce aggregate demand by reducing expenditure or raising taxes to 82, which also reduces price level to P1। तो गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, जो टैक्सेज इंक्रीज कर गई हैं तो उससे डिमांड कम हो जाएगी। तो जो 81 की डिमांड थी वो रिड्यूस होकर 82 पर आ गई आपकी। 82 से देखो प्राइस आपका लॉन्ग रन में LAS के थ्रू वो आ गया P3, वो आपका फॉल कर जाएगा। तो देखिए शॉर्ट रन में देखें या आपकी सप्लाई कम हो रही है, SAS2 थी, SAS1 है अब आपकी सप्लाई, तो प्राइस P1 रह जाएगा, वो भी P2 से जो है वो कम हो जाता है। दस
Fiscal policy is a potent instrument, potent okay, important instrument for bringing in economic growth and equality in distribution of income. फिर देखते हैं फिस्कल पॉलिसी क्या है लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. The fiscal policy acts as an effective tool for managing aggregate demand in the short run to help maintain price stability and employment levels. Fiscal policy also aims to attain long-run economic growth through policies to stimulate aggregate supply. Fiscal policies involving infrastructure spending generally have positive supply side effects. It means the government provision of public goods such as education, R&D, health, etc. also provide momentum for long-run economic growth. तो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी क्या होनी चाहिए लॉन्ग रन ग्रोथ में कि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना चाहिए पब्लिक गुड्स के ऊपर जैसे एजुकेशन है R&D है हेल्थ है टू प्रोवाइड मोमेंटम फॉर लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ. फिर आता है फिस्कल पॉलिसी फॉर ए रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ. जैसे पूरी नेशनल सोसाइटी में इनकम और वेल्थ अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो फिस्कल पॉलिसी कैसे हेल्प करती है उस इनइक्वालिटी को खत्म करने में. So fiscal policy is a chief instrument of government to influence income distribution and plays a significant role in reducing inequality and achieving equity, welfare and social justice. The government may apply the following fiscal measures to minimize inequality in income distribution. तो ये मेथड है गवर्नमेंट जो अप्लाई कर सकती है. पहला है प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स सिस्टम. A progressive direct tax system ensures that those who have greater ability to pay should contribute more for social welfare and that the tax burden is distributed fairly among the population. वो कहते हैं रिच पीपल जो हैं उन पे ज़्यादा टैक्स होना चाहिए क्योंकि उनकी एबिलिटी ज़्यादा है पे करने की. डिफरेंशियल इन डायरेक्ट टैक्सेज this is the luxury goods which are primarily consumed by richer income group are taxed heavily and the necessities which are consumed more by lower income group are taxed lower. Planned policy of public expenditure. A carefully planned policy of public expenditure helps in redistributing income from the rich to the poor section of the society through the following welfare measures. तो प्लान पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट जिसके थ्रू आपकी इनकम ट्रांसफर होकर रिच से पुअर में. What are those measures? Poverty alleviation programs, free और subsidized medical and health care programs, education, housing necessity, etc. to improve quality of life of poor. And again, ये social security schemes such as old age pension, unemployment relief, sickness allowance, etc. Research grants for universities and private research institutes. Grant or subsidies to ensure sufficient supply of essential goods. अब देखिए लिमिटेशन क्या है फिस्कल पॉलिसी की. द डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी इज द मैनिपुलेशन ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी. However, there are some major limitations in respect of choice and implementation of fiscal policy as listed below. Number one, lacks in fiscal policy. Lacks का गैप रह जाते हैं. Lacks refer to delay in implementation of fiscal measures. Following are the different types of lacks. तो किस टाइप के लैग्स हैं? रिकॉग्निशन लैग. It means time is required to recognize the need for a policy change because of complex macroeconomic variables. Decision lag, यानी कि decision lag. So it means time is required to select the most appropriate policy from different alternative policies available. Implementation lag. It means when a policy has been selected, it requires time to bring in legislation and its implementation. Impact lag. Impact lag occurs so when the outcomes of a policy are not visible for some time. ये डिफरेंट लैग्स हैं तो इसकी ये हमारी लिमिटेशन मानी जाती है. तो इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती फिस्कल पॉलिसी. बैगली टाइम्ड. इट मीन्स ड्यू टू वेरियस लैग्स the policy may be badly timed. For example, an expansionary policy initiative when economy is already on a path to recovery and vice versa. तो कई बार गलत टाइम पर स्टार्ट हो जाती है फिस्कल पॉलिसी. डिफिकल्टी. तो देयर आर डिफिकल्टीज इन चेंजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन पॉलिसी. डिफिकल्टी टू रिड्यूस. क्योंकि practically difficult to cut spending on defense and social security as well as on huge capital projects which are already big. देखिए आपको चेंज करना चाहते हैं पर ये डिफिकल्ट होता है कि इसको स्पेंडिंग को रिड्यूस किया जाए. लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड.
Urgent and huge projects such as highways and dams have long gestation periods which cannot be adjusted easily along with the movements of creative cycle. Difficult forecasting. So due to uncertainty, it is difficult to forecast when a period of inflation or deflation may set in. Conflicts with the stabilization functions of state policy. So government expenditure injects more money into the economy and stimulates demand, disposable income and aggregate demand increasing, but no corresponding increase in output and inflation sets in. Disincentives. So high taxes may affect the incentives of investors to invest and increase in social security benefits may adversely affect incentives to work and save. तो कई बार जब गवर्नमेंट के टैक्सेस ज़्यादा हैं तो भी वो इंसेंटिव नहीं देते लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए या गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट ज़्यादा दे रही है तो भी फिर लोग जो है इंसेंटिव नहीं मिलेगा कि वो वर्क करें और सेव करें क्योंकि गवर्नमेंट दे ही रही है उनको hyperinflation. Deficit financing increases the purchasing power of people, but supply may not increase, resulting in prices spiraling beyond control. कि जब करेंसी ज़्यादा प्रिंट करती है गवर्नमेंट तो कई बार होता है कि उससे परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, पर सप्लाई नहीं बढ़ पाती है हमारी, वो इंक्रीज नहीं हो पाती, मैच नहीं कर पाती है. एक्सटर्नल डेट बर्डन. It means high government borrowing may not be properly utilized if the economy lags behind in productive utilization and which creates burden of external debt. Higher interest costs. So high government borrowing may increase the interest rate, therefore individuals and private firms may not be willing to borrow and spend and the increase in aggregate demand may not be realized. फिर एक term आती है इसमें crowding out. Crowding out means the excess of government spending during the session at expense of private spending so that the impact of government spending on aggregate demand will be smaller than what it should be and therefore fiscal policy may become ineffective. तो कई बार होता है जब रिसेशन होता है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है ठीक है पर उसका क्या होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने से प्राइवेट एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाता है वो बाहर निकल जाता है उसको कहते हैं क्राउडिंग आउट. तो उसका मतलब है कि जो फिर फिस्कल पॉलिसी है वो इतनी डिमांड क्रिएट नहीं कर पाती वो इफेक्टिव नहीं रहती है हमारी. इट मीन्स क्राउडिंग आउट रिजल्ट्स इन नेगेटिव इफेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी विच मीन द मनी फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर इज क्राउडेड टू द पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर का पैसा इन्वेस्ट हो जाता है प्राइवेट का बाहर निकल जाता है उसको क्राउडिंग आउट कहते हैं. इन अदर वर्ड्स व्हेन स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमी रीप्लेसिंग प्राइवेट स्पेंडिंग द लेटर इज सेड टू बी क्राउडेड. तो जब प्राइवेट एक्सपेंडिचर की जगह गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो समझो प्राइवेट का जो एक्सपेंडिचर है वो बाहर निकल गया उसको कहते हैं इज क्राउडेड आउट. तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेशली द वंस विच आर इंटरेस्ट सेंसिटिव विल बी रिड्यूस्ड इफ इंटरेस्ट रेट्स राइज ड्यू टू इंक्रीज स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट. तो प्रोसेस क्या है क्राउडिंग आउट का. क्राउडिंग आउट प्रोसेस में इन्वॉल्व द फ्लोइंग मेथड्स. नंबर 1 प्रोविजन ऑफ फ्री गुड्स से जैसे है इफ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री कंप्यूटर टू स्टूडेंट द डिमांड फ्रॉम स्टूडेंट्स फॉर कंप्यूटर इन द ओपन मार्केट फॉल्स विच रिड्यूस द एग्रीगेट डिमांड ऑफ प्राइवेट सेक्टर. अब गवर्नमेंट फ्री कंप्यूटर दे रही है तो वो मार्केट में कोई नहीं खरीदेगा तो मार्केट में जो डिमांड है वो कम हो जाएगी. बोरोइंग फ्रॉम मार्केट. It means when the government increases its spending by borrowing from the loanable funds from the market, the demand for loans increases and this pushes the interest rate up. कि जब गवर्नमेंट लोन लेगी तो उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा. इट मीन्स इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि बोरोइंग का रेट इंक्रीज हो गया है. थर्ड है बजट डेफिसिट. It means when government increases the budget deficit by selling bonds or credit bills, the amount of money with the private sector decreases and consequently interest rates will be pushed up. As a result, private investment which are interest sensitive will be reduced. तो गवर्नमेंट के डेफिसिट बजट अप्लाई करने से प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगी तो इसका मतलब कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा फिस्कल पॉलिसी का. उसका नाम रख दिया हमने क्राउडेड आउट. It means due to high interest, private investment will be reduced, your fiscal policy become ineffective as a decline in private spending will offset the expansion in demand resulting from an increase in government expenditure. जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से डिमांड बढ़ने की वो कैंसिल होगी प्राइवेट की स्पेंडिंग कम होने से. It means however during deep recession crowding out is less likely to happen as private sector investment is already minimal. पर कह रहा है कि पहले इकोनॉमी डिप्रेशन में चल रही है रिसेशन में डीप
तो फिर कहता है इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पहले ही कम है, गवर्नमेंट आप इन्वेस्टमेंट कर भी रही है, पर अगर स्पेंडिंग कर रही है तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ। And therefore, there is only insignificant private spending to crowd out. Moreover, during a recession phase, the government would be able to borrow from market without increasing interest rates. ये हमने डिस्कस की फिस्कल पॉलिसी। अब देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इसमें। तो वही मल्टीप्लायर से रिलेटेड देखो, पहली प्रॉब्लम है द इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज बीन 5,000 करोड़। ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया जो गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है 5,000 करोड़। एज्यूम दैट द ओरिजिनल मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ पीपल इज 0.6, ये एमपीसी है आपकी। तो व्हाट विल बी गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर? मल्टीप्लायर का फार्मूला है 1/1 माइनस एमपीसी 1/1 माइनस 0.6 1/0.4 विच इक्वल टू 2.5। So what impact would a रुपये 5,000 crore increase in government spending will have on equilibrium GDP? अब आप फार्मूला लगा दो, चेंज इन जीडीपी इज इक्वल टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग का जो मल्टीप्लायर है इनटू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मल्टीप्लायर है 2.5 टाइम्स एक्सपेंडिचर है 5,000 करोड़, तो टोटल 12,500 करोड़ की हमारी इनकम इंक्रीज हो जाएगी जीडीपी में। प्रॉब्लम 2, the equilibrium level of real GDP is 10,000 million, full employment level of real GDP 12,500। तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट में 12,500 है और प्रेजेंट हमारी 10,000 है, तो शॉर्टेज है 2500 की और एमपीसी है आपकी 0.4। तो हाउ मच गवर्नमेंट स्पेंडिंग चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वुड बी नीडेड टू रेज इनकम टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल? तो आपको ना चेंज इन इनकम दी है 2500 आपने करनी है इनकम, 10,000 से 12,500 इंक्रीज करनी है 2500 और मल्टीप्लायर निकाल लो, एमपीसी है 0.6 से। तो मल्टीप्लायर आ गया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मल्टीप्लायर है 1/1 माइनस एमपीसी विच इज इक्वल टू 2.5 है। अब फार्मूला अप्लाई करो, चेंज इन जो इनकम आएगा आपका गैट इज इक्वल टू तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर इनको चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। तो ये निकालना है अपने चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये मिसिंग है आपका। गैट इज इक्वल टू चेंज इन जीडीपी जो है आपने डिवाइड कर दो गवर्नमेंट के स्पेंडिंग के मल्टीप्लायर से, उसमें चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच इज डेल्टा जी so is equal to change in GDP divided by government spending multiplier which is 2,500 upon 2.5 is equal to 1,000 million। तो इतनी आप इन्वेस्टमेंट करके हैं ना गवर्नमेंट की स्पेंडिंग करके हैं, तो उससे आपकी इनकम में चेंज आ जाएगा 2,500 रुपये मिलियन में। तो ऐसे थर्ड क्वेश्चन है डिटरमिन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर व्हेन देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 1,000 करोड़ इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग दी है आपको, चेंज आ रहा है जो एमपीसी दिया है, मल्टीप्लायर निकालो एंड आल्सो फाइंड आउट नेट इफेक्ट ऑफ 1,000 करोड़ स्पेंडिंग। मल्टीप्लायर आ गई है 1/1 माइनस एमपीसी विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स, तो चेंज इन जीडीपी आ गया आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इनटू चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग विच इज जो 4 मल्टीप्लायर है, स्पेंडिंग में चेंज आ रहा है 1,000 इक्वल टू 4,000 करोड़। ये कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं आपके लिए कि जो आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, जिस टाइप के डिस्टिंग्विश बिटवीन पंप प्राइमिंग एंड जो कॉम्पनसेटरी प्राइमिंग वर्किंग बैंक पे क्राउडिंग आउट। ऊपर ये पैरा किए हैं जो हमने किए ना पैरा, ये वो उसके आंसर आपने दे दिए हैं। एक्सप्लेन द टर्म कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, व्हाट आर मेजर्स अंडरटेकन इन कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी टू एलिमिनेट इन्फ्लेशनरी गैप। तो सिमिलर क्वेश्चन है आपका इन सीए में आया था नवंबर 2018 में। देन एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, राइट, ये मई 2018 में आया था। पैरा 2 में है आंसर। डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी, दिस केम इन सीए मई 2019, ये पैरा 9 में आपको मिलेगा आंसर। अब वीडियो बैक चल सकते हैं। तो वट इज मेंट बाय एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस डू गवर्नमेंट परस्यू एक्सपेंशनरी पॉलिसी। तो ये मई 19 में आया है सीए में। तो क्वेश्चन 7 है an underdeveloped country with problem of unemployment embarks on massive development program. It has recognized the need for boosting up investment to take the country to a higher than average growth trajectory to combat unemployment situation. Very soon prices start spiraling and there was general unrest among people, especially the poor. Required analyze करो fiscal measures क्या हैं, why the overall pricing increase, what policy do you suggest to solve the problem price rise, what are limitations। तो fiscal policy aimed at economic growth and desired redistribution of income through various development programs। तो ये होती है आपकी और एक्सप्लेन करने हैं अपने प्रोग्राम एज मेंशन इन पैरा 8 में। एक्सप्लेन द पॉइंट नंबर 7 है और पैरा 9 ओवरऑल वाई की ओवरऑल प्राइसिंग इंक्रीज क्यों होते हैं,
फिर आते हैं कौन सी पॉलिसीज हैं जो आप सजेस्ट करोगे प्राइस राइज में। द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज मे बी सॉल्व बाय कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी सो एज टू रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड एंड इंक्रीज एग्रीगेट सप्लाई। लिमिटेशन क्या है फिस्कल पॉलिसी की, वो आपने की थी पैरा 9। तो डिटेल्ड फुल पीडीएफ अवेलेबल है, सारे नोट्स का अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बिल। थैंक यू।